हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं जो क्लास 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं, 10th बोर्ड में जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग यहाँ पे ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अगले 100 डेज में हमारा क्या प्लान रहना चाहिए कि हम साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर को अचीव कर पाए। देखिए, मैंने भी अपने टाइम पे क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर अचीव किया है। तो मेरी क्या उस टाइम पे स्ट्रेटेजी थी, मैंने किन प्लान्स को फॉलो किया था जिससे मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाया, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना। मैं यहाँ पे आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिनके सहारे अगर आप स्टडी करते हो, अपने प्लान को उसी तरीके से फॉलो करते हो, तो आप यहाँ पे इजीली 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो, साइंस जो है ना, एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, फैक्चुअल सब्जेक्ट होता है। इसमें हमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा पढ़ना होता है और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना क्या है, इजी चीज है। इसलिए अगर हम कहें तो यहाँ पे साइंस हमारे लिए, अगर हमने एक अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ा है तो ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और 100 डेज आर इनफ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस एंड मैथ्स बोथ। 100 दिन काफी है, बहुत होते हैं 100 दिन। अगर आप साइंस में और मैथ्स में यहाँ पे पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो 100 डेज में आप इनकी बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे आप सब लोगों के सामने रख दिया है साइंस का सिलेबस जो हम लोगों को यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ना है। देखो, फर्स्ट जो हमारे 4 चैप्टर्स है ना, वो चैप्टर हमारे यहाँ पे प्योरली किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको हर जो पार्ट है ना हमारे सिलेबस का, उस पार्ट पे यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा आपको कि आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। हम हर पार्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग ये चीज देखने वाले हैं। देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास 4 चैप्टर्स है ना, 5 से लेके 8 तक, ये हमारे पास प्योरली बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। और उसके बाद 4 चैप्टर हमारे पास है फिजिक्स के, और हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है जनरल साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर पार्ट को किस तरीके से स्टडी करें कि हमारा यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर हो पाए। बात करते हैं यहाँ पे हमारे सबसे पहले पार्ट की, जो है केमिस्ट्री का पार्ट। देखो, केमिस्ट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, दूसरा है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। देखो, पहले जो 4 चैप्टर हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, इनमें हमें बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलेगी, काफी सारी रिएक्शंस है। पहले चैप्टर में तो इनफेक्ट यहाँ पे हम लोगों को कई सारी टाइप्स की रिएक्शन ही पढ़नी है, और यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशंस बननी है उनको बैलेंस भी हमें करना होता है। तो आप सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप 1 से लेके 30 तक जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनके जो एटॉमिक नंबर्स है और एटॉमिक मास है उनको याद करो। सबसे पहला अपना तरीका क्या रखोगे, जो 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स है ना, उनके एटॉमिक मास भी याद रखने और उनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद करने। फिर उसके बाद अगली स्टेप आप क्या लोगे, अगली स्टेप में आप सारे जितने भी आपके जो बुक में फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर, अभी 4th को आप छोड़िए, फर्स्ट से लेके 3rd चैप्टर तक जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, जितने भी आपको केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे ZnSO4 किसके लिए, जिंक सल्फेट के लिए लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3 लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए CaHCO3 होल्ड वाइज लिखते हैं। तो आप क्या करो, एक कॉपी लो और उसके अंदर सारे जितने भी अपने फॉर्मूला है ना, उनको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। जो भी आपके बुक के फॉर्मूला है मेनली आपको वही नोट डाउन करने। फिर उसके बाद आप उनको अच्छे से 3-4 बार क्या करो, रिवाइज करो। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो लेना है ना, उसमें आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी इन 4 चैप्टर के अंदर रिएक्शंस दी हुई है ना, उन रिएक्शंस को आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा होगा कि जब आप रिएक्शन लिखोगे ना, तो रिएक्शन में जो आप फॉर्मूला लिखोगे वो आप गलत नहीं लिखोगे। और अगर आपने रिएक्शन में फॉर्मूला गलत नहीं लिखा है ना, तो आपकी रिएक्शन वहां पे 100% क्या होगी, वहां पे एकदम एक्यूरेट एंड सही हो जाएगी। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, मैंने ये किया हुआ है। मैं क्या करता था, जितनी भी रिएक्शंस थी ना, उन रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं भी होती थी ना, तो मैं उसको अपनी तरफ से कोशिश करता था कि क्या मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं।
रिएक्शंस को बार बार लिख के देखना, उनको बैलेंस करना। देखो जितनी बार आप रिएक्शन को बैलेंस करके देखने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपको रिएक्शन को याद रखने में हेल्प मिलेगी। आप उतना ही इजीली रिएक्शन को क्या कर पाओगे, याद कर पाओगे। क्योंकि मेनली इन 4 चैप्टर में आपको रिएक्शंस ही तो देखनी है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस होती है सारी फॉर्मूलों पे। तो आपको अलग अलग जब आप फॉर्मूले लिखोगे ना, तो वो माइंड के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पूरा हमारे पास रिएक्शंस का है। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स में आप लोगों को क्या करना है, आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट एंड में कंपाउंड्स दिए होते हैं ना, जैसे वॉशिंग सोडा होता है, जैसे खाने का सोडा होता है, ठीक है, उसके अलावा जैसे जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये जितनी भी चीजें दी हुई होती है ना एंड में, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से थोरोली क्या करना है, रीड करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में इनसे क्वेश्चन जरूर बनने वाला है इस बार। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको इन जो एंड में ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं ना, आपको जो सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उन सॉल्ट से एमसीक्यूज में यहाँ पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वो चाहे उनके यूजेस से हो जाए या चाहे उनके फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तो आप एक चार्ट प्रिपेयर करो। उस चार्ट के अंदर आपको क्या लिखना है कि किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का। जैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपन को ओर मिलता है, ओर का फिर अपन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो 3 अलग अलग टाइप के अपन को ओर्स मिलते हैं। एक हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और एक लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या करते हो, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, उनका तो सीधे सीधे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हो। जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं वो आपको सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलते हैं या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। फिर आप उनकी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करवाते हो तो आपको ऑक्साइड की फॉर्म में वो मिल जाते हैं। तो आप फिर उनका क्या करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो ताकि उनसे ऑक्सीजन बाहर आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो, इसका पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें आप हर तरह की मेटल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। हर तरह की मेटल आप वहां पे लिख सकते हो कि मेरे को अगर ये वाली मेटल दे देगा ना तो मैं इसका एक्सट्रैक्शन इस तरह से करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि आपको इतना डीप नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी आप एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बना सकते हो, खुद से लिख लिख के देख सकते हो कि कौन सी जो मेटल है वो किसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको यहाँ पे समझने में क्या मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन, इसमें आपको फोकस करना है कार्बन की वैलेंसी पे। देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो आप जितने भी फॉर्मूले लिखोगे ना उनमें कार्बन के बॉन्ड्स चेक करना। ठीक है, ताकि आप कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं लिखो। ठीक है, कार्बन के हमेशा आपको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन मेनली हमारे जो सिलेबस है उसमें ये हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो हमें इन हाइड्रोकार्बन को ही यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, एल्केन की, एल्किन की या एल्काइन की, तो मेनली हम लोगों को ये 3-4 चीजें ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी है। अगले जो हमारे यहाँ पे चैप्टर्स है ना, वो बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स है। देखो इन चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे ये जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं ना, इन सारे चैप्टर के एक तो पीवाईक्यूज और एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे वीडियोस डालूंगा तो आप तक वो सारी वीडियोस पहुंच जाएगी। अगला हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बायोलॉजी के भी हमारे पास यहाँ पे 4 चैप्टर है। बायोलॉजी में क्या करना है, जितने भी डायग्राम्स है ना, जितने भी, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, सारे जो सिस्टम्स है ना, उन सारे सिस्टम्स को आपको यहाँ पे अपने हाथों से ड्रॉ करना है। ठीक है, और ड्रॉ भी कैसे करना है, आपको आपके जो स्पाइरल के बड़े पेजेस होते हैं ना, उन पे बड़े डायग्राम्स बनाने हैं, छोटे डायग्राम नहीं बनाने हैं। छोटे डायग्राम तो आपको एग्जाम में बनाने हैं, आपको जो स्पाइरल के पेजेस है ना उनमें पूरा बड़ा डायग्राम बनाना है। अब आप क्या करोगे, डायग्राम बनाने के बाद में जितने भी ऑर्गन्स उस सिस्टम में इन्वॉल्व है, सबके पहले तो क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। ठीक है, लेबल कर दोगे पूरे डायग्राम को, और उसके बाद में आपको क्या करना है, छोटे छोटे वर्ड्स में उस ऑर्गन के नीचे उसके वर्किंग को लिखना है कि वो ऑर्गन क्या पर्टिकुलर वर्क करता है पूरे सिस्टम के अंदर। तो इससे जब भी आप रिवाइज करोगे ना, तो आप केवल उस बड़े डायग्राम को देख लोगे ना, जिसमें आपको वो पूरा सिस्टम याद हो जाएगा।
ठीक है। आपको सारे जितने भी यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह काम आते हैं, जो एंजाइम, कोई पर्टिकुलर एंजाइम क्या काम आता है तो आपको एंजाइम लिखना है, उस एंजाइम के सामने उसका नाम उसका जो वर्किंग है पूरा, वो एंजाइम क्या काम करता है। हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर वर्किंग होता है, उस वर्किंग को आपको उस एंजाइम के सामने नोट डाउन करना है। ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे हेरेडिटी है, तो हेरेडिटी में मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, वो मेंडल के दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आपको यहाँ पे लिख लिख के देखना है। बायोलॉजी का तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मार्केट में एक बड़ी शीट मिलती है व्हाइट कलर के पेपर की, आपको वो शीट लेके आनी है। और ये जो चारों चैप्टर्स है ना आपके पास बायो के, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरेडिटी, ये जो चारों चैप्टर्स आपके पास है ना, ये चारों चैप्टर की जो समरी है वो आपको उस शीट के ऊपर लिखनी है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, उन सारे कीवर्ड्स को आपको एक शीट के अंदर लिख देना है। आप चाहो तो 2 शीट यूज कर सकते हो, एक शीट के अंदर आप प्रॉपर जो सिस्टम्स हैं उनके डायग्राम बना सकते हो, और उस डायग्राम में आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है कौन सा काम करता है। इस तरीके से आप बायो को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्योंकि देखो बायो का एक ही तरीका होता है, बायो को पढ़ना होता है। देखो पढ़ के ही आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह आते नहीं है जिनको आप माइंड में याद करो, प्रैक्टिस करो, आपको इसे बार बार पढ़ना होगा। मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, मेरी बायोलॉजी भी काफी उस टाइम पे वीक थी, लेकिन फिर मैंने इस तरीके को फॉलो किया। मैंने जो बायोलॉजी के लिए जितने भी नोट्स थे ना उनको एक रूम के अंदर चिपका दिया और फिर उनको मैंने बार बार यहाँ पे पढ़ा। तो ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जिससे मैंने यहाँ पे बायोलॉजी को अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग कर लिया था। क्योंकि देखो बायोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, बिना इसको पढ़े आप 100 स्कोर नहीं कर सकते, इसको भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को देनी है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिक्स की। भाई फिजिक्स के भी हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर है, इक्वली डिवाइडेड है पूरा चैप्टर, 4 आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे, 4 आपको बायोलॉजी के, और 4 चैप्टर यहाँ पे हमारे पास किसके हैं, फिजिक्स के चैप्टर है। सबसे पहला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, ठीक है। दूसरा है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कुल मिला के बात की जाए टोटल, अगर हम लोगों को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर किसी को मानना है, देखो यहां से हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने वाले, ठीक है। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना वो इन चैप्टर्स से ही देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पे आपको यहाँ पे स्पेशल पकड़ बनानी है। भाई न्यूमेरिकल आप किस किस चीज के सॉल्व कर सकते हो, आप लेंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, आप मिरर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, आप लेंस की पावर जो होती है और जो फोकल लेंथ होती है उसमें जो रिलेशन होता है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, आप मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व कीजिए। अगर आप, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो कि आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी अगर आ जाता है ना तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में एक चैप्टर है हमारे पास अवर एनवायरनमेंट, जो कि है जनरल साइंस का चैप्टर। देखो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एक स्कोरिंग चैप्टर है जिसमें आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, 3R कॉन्सेप्ट, जो रिसाइकल रीयूज का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह को, ठीक है, तो आप इस चैप्टर में भी इजीली क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। एंड में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि भाई ये जो भी चीजें है ना, इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो मैं बता दूंगा आपको कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा ध्यान देना है। भाई कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मैक्सिमम पेपर बैठता है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको मैं हर चैप्टर के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए कि भाई आप इन सारी चीजों को दिन के कौन से टाइम पे पढ़ रहे हो। एक दिन का टाइम होता है सुबह 6 बजे वाला, और एक दिन का टाइम होता है रात को 10 बजे वाला। क्या आप इनको रात को 10 बजे के बाद पढ़ रहे हो, या सुबह 6 बजे या उससे पहले पढ़ रहे हो, सुबह 6 बजे के बाद पढ़ रहे हो? यानी कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में अगर आप इनको पढ़ रहे हो तो ये कंपैरेटिवली आपको ज्यादा याद रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें, फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, यानी कि जो फैक्ट होते हैं ना उन पे बेस्ड है सारी चीजें। तो कॉन्सेप्चुअल चीजों को याद रखने का सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग। अगर आपने इन चीजों को मॉर्निंग में पढ़ा ना तो ये आपको बेटर रिजल्ट्स देगी, ठीक है। इसके अलावा इन सारी चीजों को पढ़ने के अलावा जो जो भी मैंने आपको यहाँ पे आज बताया,
आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों से अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। देखो, किसी दूसरे के दिए हुए नोट्स को पढ़ लेना या सीधे सीधे नोट्स को पढ़ लेना, ये मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। नोट्स वही सबसे अच्छे होते हैं जो आपने खुद ने लिखे हैं और अपनी खुद की राइटिंग से लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे दो चीजें होती है, एक आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, एक ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस चीज को आप लिख देते हो ना, उसको याद करना बजाय लिखी हुई चीज के क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आपको अपनी लिखी हुई चीज किसी दूसरे की लिखी हुई चीज से ज्यादा याद रहेगी। तो लास्ट में मैं यहाँ पे आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिख देना। और पीवाईक्यूज तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने ही वाला हूँ आपको। मैथ्स के मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, साइंस के भी मैं यहाँ पे 1-2 दिनों में पीवाईक्यूज यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा।